हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिलारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवर गलती किसकी या पुस्तकातील 25वी कहाणी नालायकी से भरपूर है लियाकत अली की जिंदगी। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ पाहिले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। नाम लिकायत अली, उम्र 34 साल, रिहाइश दिल्ली में, जन्म पाकिस्तान में। मेरे वालिद एक दिहाड़ी मजदूर थे। सन 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो हम लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर हिंदुस्तान आ गए। सरहद पार करना हमारे लिए बहुत आसान काम था क्योंकि हमें बचपन से ही इसकी आदत थी। हम 5 भाई और 3 बहनें समेत कुछ 8 लोग थे। सबसे बड़ा भाई बांग्लादेश में रहता है, दूसरा भाई पाकिस्तान में दर्जी है। अगर हमारे मुल्क का बंटवारा न हुआ होता तो हमारा कुनबा तबाह नहीं होता, हम सब एक साथ ही रहते। अभी मेरी उम्र 5 बरस ही थी कि हमें पाकिस्तान छोड़कर अपने वतन बांग्लादेश आने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही हमारा परिवार बिखरना शुरू हो गया। हमें अपनी जमी जमाई दुकानें और घर बार छोड़कर भागना पड़ा। हमारी जिंदगी तो बच गई लेकिन शेष सब कुछ तबाह हो गया। हम बच्चों के लिए बांग्लादेश एकदम अनजान और नई जगह थी। वहां जिंदगी बड़ी दुश्वार थी। हम कई दिन तक भूखे रहते। जिंदा रहने के लिए हमें हिंदुस्तान की सरहद पार करने का फैसला किया। हम छिपते छिपाते, भागते दौड़ते किसी तरह सरहद पार करने में कामयाब हो गए और दिल्ली पहुंच गए। भूख ने हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। मुफलिसी और अशिक्षा में बचपन गुजरने के बाद मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। मैं एक अनपढ़ और बेरोजगार नौजवान था। मेरे वालिद बमुश्किल तमाम भी हमारी जरूरतें पूरी न कर पाते थे। बेरोजगारी की हालत में मेरी माँ ने 20 साल की उम्र तक मेरी शादी करा दी। वह मेरी पहली शादी थी। मेरी पहली बीवी से मेरे 2 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई। लंबी बीमारी के बाद मेरी पहली बीवी का इंतकाल हो गया। 28 साल की उम्र में मैंने एक तलाकशुदा और एक लड़की की माँ से दोबारा शादी कर ली। दूसरी औरत से भी एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। मैं सदर बाजार में कूड़ा बीनने का काम करने लगा। यह काम मैंने लगातार 10 साल तक किया। जब मेरे पास कुछ पूंजी हो गई तो मैंने अपने एक दोस्त की मदद से अपने निजी कबाड़ी की दुकान खोल ली। मेरे 6 बच्चों के ऊपर मेहरबान होकर उसने मुझे जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जिस पर मैंने दुकान खोली। वह मुझसे उस जगह का किराया भी नहीं लेता था। कबाड़ी की दुकान चल निकली और कुछ समय में मेरा कारोबार बढ़ने लगा। उसने मुझे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। वे मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। बहरहाल किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे दोस्त ने अपनी दुकान मुझसे वापस मांगी। उसने मुझे जगह खाली करने का आदेश दिया क्योंकि मेरे पास उस जगह का कोई कानूनी कब्जा तो था नहीं और न ही मैं उसका किराया देता था। इसलिए मुझे अपने दोस्त की बात मानकर जगह खाली कर देनी पड़ी। मैं अपनी दुकान से दूसरे इलाके में शिफ्ट कर ली और नए सिरे से काम करना शुरू किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। नई जगह पर दुकान न चलने की वजह से मेरी जिंदगी बदतर हो गई। कुछ समय बाद किस्मत फिर पलटी और मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई। मैं अपने पड़ोसियों में इज्जत की निगाह से देखने जाने लगा। मैं अपने आप को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ दिया। वहां मेरे कुछ नए दोस्त बन गए। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग मुझे इर्द गिर्द इसलिए मंडराते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। कुछ अरसे बाद उन लोगों ने मुझे ऐसी चीज पेश करनी शुरू कर दी जिससे मैं अनजान था। यह अनजान चीज थी ड्रग्स। जल्दी ही मैं हेरोइन, चरस और शराब का आदी हो गया। नशे की हालत में मैं अपना नियंत्रण खोने लगा। बिजनेस से भी मेरा मन उजड़ गया। सारा दिन दुकान पर बैठने की बजाय मैं नशे में धुत रहने लगा। धीरे धीरे मेरा धंधा फिर चौपट हो गया और मेरे परिवार पर उसके नतीजे नजर आने लगे। जब मैं घर में होता और वे लोग मुझे किसी चीज की मांग करते तो मैं अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी और बच्चों पर उतार देता। इस दौरान मैं एक बार फिर बांग्लादेश गया।
नशीली दवाएं, ड्रग्स वहां आसानी से नहीं मिलती थी। मेरे नशे की लत मुझे वापस फिर दिल्ली ले आई। वापस लौटकर मैं अपने दोस्तों, पड़ोसियों और पुलिस समेत सरकारी नौकरों से झगड़ा करने लगा। मुझे मालूम था कि मेरा यह रवैया मुझे जल्द ही मुसीबत में डाल देगा। अब वैसे ही हुआ। पड़ोसियों ने मेरे व्यवहार के खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि वे मुझसे छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं पड़ोस की एक अन्य औरत के साथ रिश्ते कायम कर लिए थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह सब कैसे हुआ और किसने उसकी योजना बनाई, लेकिन उस औरत ने एक दिन थाने में मेरे खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में लगभग 2.5 साल रहा। इस दौरान मेरी बीबी ने मेरे बच्चों की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत की। मेरे भाई और मेरी बीबी के परिवार वालों ने भी उसकी मदद की, लेकिन बहुत कम ही समय तक मेरा धंधा चौपट हो चुका था। मेरी बीबी ने घरों में मेहरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जेल में मुझे पता चला कि मेरी बेटी बुरी तरह जल गई थी। मैं उसे देखना चाहता था। मेरी दलील पर अदालत ने अस्पताल जाने की मुझे 2 घंटे की मोहलत दी। अस्पताल का दृश्य देखकर मैं हिल गया। जेल के अंदर नशा मुक्ति और चिकित्सा की सुविधा थी। मैं भी अपना नाम लिख दिया। पहली बात यह थी कि मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि नई जेल महानिरीक्षक ने अस्पताल में कुड़िया के प्रवेश के सारे रास्ते सील कर दिए थे। और दूसरी बात यह थी कि मैं खुद भी सुधरना चाहता था। इस दौरान जेल में इंडिया विजन फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन से संपर्क किया और उस अपने परिवार के बारे में बताया। संगठन के लोग तब तक मेरे घर का नियमित दौरा करने लगे। मेरे बच्चों को विभिन्न स्कूलों में दाखिल कर दिया गया और शालीग्राम को मेरे बच्चों का स्थानीय अभिभावक नियुक्त कर दिया गया। वह उनसे नियमित मिलता है। उनके प्रयासों से मेरा परिवार वापस पटरी पर आ गया है। मेहराल मेरे अतीत में मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जेल जाने से पहले मैं पुलिस के लिए मुखबिरी करता था। अब मैंने अपने आप को इस काम से पूरी तरह अलग कर लिया, इसलिए स्थानीय पुलिस मुझसे खुश नहीं है। उन लोगों ने कई बार मुझसे अपनी नाराजगी बताई है। इम्तिहान से जिंदगी गुजारने के चक्कर में मैं अपना ठिकाना कई बार बदल चुका हूँ। मैं अब भी कबाड़ी की दुकान चलाता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि पुलिस कभी भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर जेल भेज देगी। मेरे अतीत की गलतियां और अवांछनीय कृत्यों से भरा है। अपने सारे कृत्य के लिए मैं किसी अन्य को दोषी नहीं मानता, लेकिन अब मैं समाज में सिर्फ एक अवसर चाहता हूँ ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? बर्बाद होने से कई लोगों की जिंदगी नर्क बन जाती है। कई बार ऐसे लोगों को जिंदगी देकर कीमत चुकानी पड़ती है। गरीबी, निरक्षरता के साथ साथ बेरोजगारों के लोगों को शोषण का चारा बना देती है। स्मैक पीना विनाश का निश्चित मार्ग है। पुलिस संगठन आमतौर पर लोगों को जेल में सुधारने का संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए जेल से रिहा होने के बाद जब आदमी सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, तब भी पुलिस उसे माफ करने की जोखिम नहीं उठाती। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?